वेलकम स्टूडेंट। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये यूनिट 4 है आपके टेक्स्ट बुक में का। ओके, देन वी हैव टू डिस्कस फर्स्टली व्हाट इज द इनहेरिटेंस। इससे पहले हमने बहुत से चैप्टर्स में इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा है। ओके, तो आप सबको पता है कि व्हाट इज द इनहेरिटेंस, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। कि हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि सम कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। बहुत बार ये चीजें होती है कि मैं अपनी मम्मी जैसा हूँ, या फिर मैं अपनी मम्मी जैसी हूँ, पापा जैसी हूँ, या कुछ कैरेक्टर्स ऐसे रहते हैं जो हमारे अंकल आंटीज या ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन में से ग्रैंडफादर में से ट्रांसमिट होते हैं। ओके, जो ट्रांसमिट करने के लिए जो पैटर्न है या फिर ट्रांसमिट करने के लिए जो क्राइटेरिया है, दैट क्राइटेरिया इज कॉल्ड एज द इनहेरिटेंस। ओके, सो हमको इस चैप्टर में बेसिकली स्टार्ट करना है विद द इनहेरिटेंस। ओके, मतलब इनहेरिटेंस के लिए क्या पैटर्न है, या फिर इस इनहेरिट होने के लिए या फिर कैरेक्टर ट्रांसमिट होने के लिए ऐसा क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर कर रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। ओके, देन फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर दैट इज द डिस्कवरी ऑफ डीएनए। इसका जो पहला टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ डीएनए। आप सबको पता है कि जैसे मैंने अभी बोला है कि कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं। आपने बहुत बार देखा है कि कलर, हेयर का कलर हो, स्किन कलर हो, या फिर हाइट हो, या फिर आपका चलने बोलने का तरीका हो, ये जो कुछ कैरेक्टर्स रहते हैं वो हमारे मम्मी पापा या फिर हमारे प्रीवियस जनरेशन में से ट्रांसमिट होते हैं। ओके, तो ये जो ट्रांसमिट करने वाला जो फैक्टर है दैट इज द डीएनए। वो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हमने स्टडी किया है वो है डीएनए। ओके, डीएनए के बारे में इससे पहले हमने बहुत बार इन्फॉर्मेशन स्टडी की है। तो डीएनए ऐसा फैक्टर है जो क्या कर रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर कर रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। ओके, तो अभी हमको क्या स्टडी करना है कि डिस्कवरी ऑफ डीएनए होने से पहले, डीएनए की डिस्कवरी होने से पहले कुछ चीजें हमको समझना चाहिए। दैट इज द व्हाट इज द बेसिक एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो बेसिक एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं वो क्या है। ओके, तो डिस्कवरी ऑफ डीएनए होने से पहले हमको जो बेसिकली स्टडी करना है दैट इज 1869 ईयर में फेडरिक मिचलर, ये साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम वर्क स्टार्ट किया था विद अ व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या बोला मैंने, जैसे हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर स्टडी कर रहे हैं उसमें हमको इनहेरिटेंस के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उस फैक्टर की स्टडी करनी है। ओके, अगर उस फैक्टर की स्टडी कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम डीएनए पे नहीं जा सकते। तो उसके लिए हमें पहले स्टडी करना पड़ेगा कि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, आप सबको पता है कि हमारा बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो बनता किससे है, दैट इज मेड अप ऑफ सेल। वो सेल से बनता है। ओके, सो हमने इससे पहले भी 11th में ये डेफिनेशन स्टडी की है कि सेल कंबाइन एंड सेल both many cells combine and formation of tissue, many tissue combines and formation of organs, organ combine and formation of organ system, and whole organ system combine and then formation of whole body। मतलब क्या कि सेल हमारा एक बॉडी का ब्रिस्क है जो क्या कर रहा है, हमारे बॉडी को बना रहा है। ओके, तो इससे पहले बिफोर डिस्कवरी ऑफ डीएनए तो हमको पहले क्या स्टडी करना है कि हमारे बॉडी का एक सेल लेंगे, उस सेल में क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। अब ये जो डीएनए प्रेजेंट है या जो भी जेनेटिक मटेरियल है, ये डीएनए प्रेजेंट रहेगा इस सेल के अंदर। ओके, सो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो क्या कर रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर कर रहा है। लेकिन बिफोर डिस्कवरी ऑफ दैट फेडरिक मिचलर इस साइंटिस्ट ने 1869 में फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस के अंदर क्या बेसिकली प्रेजेंट है उसका स्टडी स्टार्ट किया था विद व्हाइट ब्लड सेल। किससे स्टार्ट किया उसने, व्हाइट ब्लड सेल से स्टडी स्टार्ट किया। अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल है वो इजीली एक्सट्रैक्ट होगी क्या, ऑब्वियसली नॉट। तो उसने क्या किया, जो आजू बाजू के लोकलाइज्ड हॉस्पिटल थे, जो लोकल एरिया में हॉस्पिटल अवेलेबल थे, उस हॉस्पिटल में से जो इन्फेक्शियस बैंडेजेस है, आपको पता है कि अगर कोई इंजुरी कॉज हुई है या फिर कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उस इन्फेक्शन में से जो पस निकलता है उस पस सेल में से उसने स्टार्ट किया है व्हाइट ब्लड सेल एक्सट्रैक्ट करना। वो स्टार्ट किया उन्होंने व्हाइट ब्लड सेल एक्सट्रैक्ट करना। ऑब्वियसली अगर वो इन्फेक्शियस बैंडेजेस है, जो बैंडेज हम लगाते हैं किसी इंजुरी पे, अगर वो इन्फेक्शियस बैंडेजेस है और उस इन्फेक्शियस बैंडेजेस में से अगर आपको पस एक्सट्रैक्ट करना है तो उसमें कुछ सोल्यूशन ऐड करना पड़ेगा, वो है सॉल्ट। तो उसने क्या किया, व्हाइट ब्लड सेल एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो इन्फेक्शियस बैंडेजेस थे जिसमें इन्फेक्शन या पस प्रेजेंट था, उस बैंडेजेस में सॉल्ट ऐड किया और सॉल्ट के वजह से वो जो पस सेल है वो एक्सट्रैक्ट, वो बाहर निकले। ओके, पस सेल क्या हुआ, उस इन्फेक्शियस बैंडेजेस में से बाहर निकले। अब ये जो पर्स सेल है, इस पर्स सेल में उसमें
उसने ऐड किया है अल्कलाइन सॉल्यूशन। फर्स्ट सेल में उसने ऐड किया है अल्कलाइन सॉल्यूशन, और अल्कलाइन ये दो चीजें मिलाने के बाद में उसका जो स्ट्रक्चर बना था या फिर वो जो सेल थी वो क्या होगी, ब्रेक होगी। क्या हो गई, ब्रेक हो गई। वो जो सेल है वो लाइज्ड हो गई, ब्रेक हो गई, टूट गई, ब्रोकन डाउन हो गई। और उस ब्रोकन डाउन होने के वजह से इसमें जो प्रेसिपिटेट था, जो मटेरियल रिमेनिंग रहा था, वो था न्यूक्लियन। क्या बोला मैंने, सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ डीएनए होने से पहले उसने स्टार्ट किया, फ्रेडरिक मिचलर साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया है जो डीएनए में न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है उसका स्टडी। ओके, तो उस चीज के लिए उसने क्या किया, जो लोकलाइज्ड हॉस्पिटल थे उसमें जो बैंडेजेस रहते हैं, जहाँ पे इंजुरी कॉज होती है वहां पे हम बैंडेज लगाते हैं, तो उस टाइम उस इंजुरी कॉज हुए जगह में से कुछ पस बाहर निकलता है, और उसमें से उसने उस पस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहां पे सॉल्ट का सोल्यूशन यूज किया, और सॉल्ट सोल्यूशन यूज करके पस उसमें से बाहर निकाला। पर्स सेल एक्सट्रैक्ट करने के बाद में उसने उसमें अल्कलाइन सोल्यूशन ऐड किया, और अल्कलाइन सोल्यूशन ऐड करने के बाद में जो भी सेल थी वो ब्रेक होना स्टार्ट होगी, ब्रोकन डाउन होगी। अब ब्रोकन डाउन होने के बाद में, सेल ब्रोकन डाउन होने के बाद में उसके अंदर जो मटेरियल था वो प्रेसिपिटेट हो गया, एक जगह पे जमा हो गया। तो जो जमा हुआ सोल्यूशन था दैट इज द न्यूक्लियन। उस सोल्यूशन को उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियन, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एक जगह पे स्टोर हुआ है। ओके, देन इस न्यूक्लियन में जो मोस्ट ऑफ द मटेरियल प्रेजेंट है वो है फॉस्फोरस। क्या प्रेजेंट है वहां पे, फॉस्फोरस प्रेजेंट है। जो न्यूक्लियन मटेरियल उसको सेल में मिला है उसमें क्या प्रेजेंट है, मोर अमाउंट में फॉस्फोरस प्रेजेंट था, और इस फॉस्फोरस का जो नेचर था वो क्या था, एसिडिक। उस फॉस्फोरस का जो नेचर था वो क्या था, एसिडिक। ओके, सो फिर ये जो मटेरियल अंदर जो मिला है उसने उसको नाम दिया है न्यूक्लियन, और जब वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है सो इट इज नोन एज अ न्यूक्लिक एसिड। फिर उसका नाम आया है न्यूक्लिक एसिड। ओके, जब फॉस्फोरस मिला उसका जो नेचर था, मोर अमाउंट में न्यूक्लियन में फॉस्फोरस प्रेजेंट था, उसका जो नेचर था वो एसिडिक था, और जब उसने कंबाइन किया वो मटेरियल को तो वो न्यूक्लियन उसको बोला उसने, और वो एसिडिक नेचर शो कर रहा था, तो कंबाइंड दिस इज नोन एज अ न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब इस चीज को उसने न्यूक्लिक एसिड कंसिडर किया। फिर न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट क्या रहता है, न्यूक्लिक एसिड के कंटेंट उसने, इट इज द मिक्सचर ऑफ, न्यूक्लिक एसिड इज द मिक्सचर ऑफ, वहां पे क्या प्रेजेंट है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, दो एलिमेंट प्रेजेंट है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ओके, जब सेल की स्टडी उसने स्टार्ट की तो वहां पे क्या प्रेजेंट था, प्रोटीन प्रेजेंट था और न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट था। ओके, सो ये दो चीजें वहां पे प्रेजेंट थी। अब ये दो चीजें मिलने के बाद, ये दो चीजें मिलने के बाद में उसने जो स्टडी स्टार्ट किया, अब प्रोटीन ओके ये प्रेजेंट है, ये जो न्यूक्लिक एसिड है देयर इज टू काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट, वन दैट इज डीएनए एंड सेकेंड वन दैट इज आरएनए। दो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट रहते हैं, एक है डीएनए और दूसरा है आरएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये सब मटेरियल प्रेजेंट रहेगा इनसाइड द न्यूक्लिक एसिड और इनसाइड द सेल, ओके, इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, और अलोंग विद दैट ये जो डीएनए फिर उसकी स्टडी स्टार्ट। ओके, सो ये हो गया हमारा डिस्कवरी ऑफ डीएनए की, डीएनए की डिस्कवरी कैसे हुई, कौन से साइंटिस्ट ने उस पर वर्कआउट किया। देन अब ये जो हमको डीएनए फाउंड हुआ है उस न्यूक्लिक एसिड में या फिर न्यूक्लियस में, उसको हमको प्रूव करना है कि दैट इज द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। उसे हमें क्या प्रूव करना है कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। आप सब लोगों को पता है कि जैसे मैंने शुरुआत में बोल दिया कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। अब आप सबको पता है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर के लिए जो चीज अंदर प्रेजेंट रहती है दैट इज द क्रोमोसोम, राइट ना। क्या प्रेजेंट है वहां पे, क्रोमोसोम प्रेजेंट है।
क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है, और ये क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि इस क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट रहता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ जीन्स। क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है, और जो जीन है वो बना है डीएनए से। ओके, सो क्रोमोसोम है न्यूक्लियस में, उसके ऊपर जीन प्रेजेंट है, और जीन की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी की है, दैट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर। ऐसी सेगमेंट जो डीएनए से बनी है और जो रिस्पॉन्सिबल है किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए या फिर इनहेरिट करने के लिए, उसे हम जीन बोलते हैं। ओके, अब ये जो डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रूव करना है, तो इससे पहले हमने तो देखा है कि न्यूक्लिक एसिड में दो मटेरियल प्रेजेंट है। ओके, वन दैट इज प्रोटीन एंड सेकेंड दैट इज डीएनए और आरएनए। ये दो मटेरियल वहां पे प्रेजेंट है, तो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि हमको इसको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि डीएनए ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। अर्ली इन द इरा ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के अर्ली इरा में उन्होंने कुछ साइंटिस्ट ने उस पर वर्कआउट किया, और कुछ साइंटिस्ट ने इन दो एलिमेंट्स को अलग टाइप से डिवाइड किया। ओके, तो कुछ साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि प्रोटीन क्या है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल, एंड कुछ साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं कि डीएनए इज अ सिंपल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल। ओके, इन द 19th सेंचुरी जो प्रोटीन और डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, उस पे वर्कआउट स्टार्ट हुआ, और उस पे वर्कआउट स्टार्ट होने के टाइम पे प्रोटीन को क्या बोला गया, इट इज द कॉम्प्लेक्स मटेरियल और लार्ज मटेरियल। वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और लार्ज सब्सटेंस है, जो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। ये कुछ साइंटिस्ट के थॉट थे। ओके, बट डीएनए के बारे में कुछ साइंटिस्ट ने क्या बोला कि डीएनए ये स्मॉल मॉलिक्यूल है और सिंपल मॉलिक्यूल है, जो लिटिल बिट पार्टिसिपेट करता है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। मतलब इसका सबका ओवरव्यू क्या आया है कि प्रोटीन क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ये प्रूव नहीं हुआ है, ये उनके थॉट्स है। ओके, तो कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि प्रोटीन मोस्टली पार्टिसिपेट करता है, तो मतलब प्रोटीन क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल हुआ, और डीएनए सिंपल और स्मॉल मॉलिक्यूल है, सो इट इज नॉट मच मोर पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। ओके, सो उन्होंने डीएनए को मटेरियल कंसिडर नहीं किया जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। अब आफ्टर 25 ईयर, कुछ 25 ईयर के बाद में उस पर फिर से वर्कआउट स्टार्ट हुआ, और कुछ साइंटिस्ट ने फाइनली बोला कि डीएनए इज अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। आफ्टर द 25 ईयर्स सम साइंटिस्ट टोटली एग्री विद दैट कि जो डीएनए है ये जेनेटिक मटेरियल है, ये लार्ज कॉम्प्लेक्स है, ये लार्ज मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे ये चीज प्रूव हो चुकी है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, अब ये चीज कुछ साइंटिस्ट ने बोली है, लेकिन उसे एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट आपको दिए कि वो एक्सपेरिमेंट आपको कैरी आउट करने हैं, और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि डीएनए ये जेनेटिक मटेरियल प्रूव हो जाएगा। ओके, सो हमको इसके आगे उसको प्रूव करना है कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पे जो पहला एक्सपेरिमेंट आपको प्रोवाइड किया है वो है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली 3 एक्सपेरिमेंट्स आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। उसमें से पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज अ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ओके, 1928 में ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का एक बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इज द बैक्टीरियम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग द डिसीज निमोनिया। क्या बोला उन्होंने, ग्रिफिथ ने क्या किया, 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें उसने क्या मेंशन किया कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इज द बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग निमोनिया इन ह्यूमन बींग्स एंड मैमल्स। ह्यूमन बींग्स और मैमल्स में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये बैक्टीरिया क्या कर रहा है, डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो उसने ये चीज करने के लिए एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किया, और वो चीज करने के लिए उसने कल्चर मीडिया बनाया।
आपको इससे पहले भी मैंने बोला है कि व्हाट इज द न्यूट्रिटिव मीडिया और कल्चर मीडिया कैसे बनाते हैं। ओके, तो उसने रिसर्च लैब में क्या किया, एक पेट्री प्लेट लिया और उस पेट्री प्लेट में 2 कलर की कॉलोनीज, उसको ये भी ध्यान में आया कि 2 टाइप की कॉलोनीज है, जो एक कॉलोनी है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिसीज कॉज एंड अदर जो कॉलोनी है निमोनिया की वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है डिसीज कॉज करने के लिए। वो जो कल्चर मीडिया उसने बनाया, उस कल्चर मीडिया में उसने उसका कल्चर बना के कुछ कॉलोनीज बैक्टीरियम की ग्रो की, और बैक्टीरियम की कॉलोनी ग्रो होने के बाद में उसने जो ऑब्जर्व किया था वो क्या था कि देयर इज 2 काइंड्स ऑफ कॉलोनीज आर प्रेजेंट। वहां पे उस कल्चर मीडिया पे 2 टाइप की कॉलोनी फॉर्मेशन हुई थी, वन थी एस टाइप एंड सेकेंड थी आर टाइप। ओके, ये जो 2 कॉलोनीज है वहां पे प्रिपेयर हुई थी। अब ये जो एस कॉलोनी है, एस एक्चुअली है क्या, 2 टाइप के बैक्टीरिया की कॉलोनी वहां पे फॉर्मेशन हुई थी एक पेट्री प्लेट में। इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि हाउ टू प्रिपेयर अ कल्चर मीडिया। ओके, सो आपको ये चीज पता है। तो एस मतलब इट इज द स्मूदर कॉलोनी, इसके जो स्पोर्स है या फिर कोनिडिया या फिर बॉडी स्ट्रक्चर है स्मूथ है। देन वायरुलेंट है, देन पैथोजेनिक है, देन कैप्सुलेटेड है। ओके, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ एस कॉलोनी, जो उसको एस कॉलोनी फाउंड हुई। आर टाइप की जो कॉलोनी थी वो कैसी थी, इट इज अ रफ वन, रफ स्ट्रक्चर था उसका। ओके, दिस इज वन स्मूदर। तो ये जो कॉलोनी थी ये रफ कॉलोनी थी। देन नॉन वायरुलेंट थी, नॉन वायरुलेंट थी, उसके बाद में नॉन पैथोजेनिक थी, और थर्ड वन दैट इज नॉन कैप्सुलेटेड थी। ये उसके कैरेक्टर उसको फाउंड हुए उस पेट्री प्लेट में, जो अलग 2 कॉलोनीज वहां पे फाउंड हुई। ओके, अब ये जो 2 कॉलोनी वहां पे मिली है एस टाइप और आर टाइप, तो एस का क्या बोला है उसने, स्मूथ है कॉलोनी, वायरुलेंट है, वायरुलेंट मीन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन, यहां से वहां पे वो इन्फेक्ट कर सकती है। पैथोजेनिक है, डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट्स व्हाई पैथोजेनिक। कैप्सुलेटेड है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें कैप्सूल में फॉर्मेशन हुआ है। आर टाइप की जो कॉलोनी उसको मिली है पेट्री प्लेट में, वो रफ कॉलोनी है, नॉन वायरुलेंट है, जो ट्रांसमिट नहीं होता है, नॉन पैथोजेनिक है, जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है डिसीज कॉज होने के लिए, और नॉन कैप्सुलेटेड है, उसमें कोई भी कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं हुआ है इन केस ऑफ हार्ट। ओके, सो दीज 2 कॉलोनीज आर फॉर्म इन अ कल्चर मीडिया। ये 2 कॉलोनीज वहां पे कल्चर मीडिया पे फॉर्मेशन हुई। अब हमको देखना है कि उसने एक्सपेरिमेंट में क्या स्टडी किया है। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट स्टडी करते टाइम उसने एक माउस, ये एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल जो लिया है वो है माउस, माइस। ओके, 4 माइस उसने यूज किए एग्जाम्पल टेस्टिंग के लिए। फर्स्टली क्या किया, यहाँ पे हम एस टाइप की कॉलोनी लेंगे, एस टाइप का बैक्टीरिया लेंगे जो स्मूदर है। ओके, एस टाइप दैट इज द स्मूदर कॉलोनी, उसने इंजेक्ट किया इनटू अ माइस। एस कॉलोनी उसने इंजेक्ट की इनटू अ माइस। अब आपको पता है कि एस कॉलोनी क्या है, पैथोजेनिक है, वायरुलेंट है और कैप्सुलेटेड है, मतलब ये डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कॉलोनी है। तो ऑब्वियसली अगर उसने इंजेक्टेड किया है माइस में तो क्या होगा, उस माइस की डेथ हो जाएगी। तो एस टाइप अगर उसने इंजेक्ट किया है माइस में तो उसकी डेथ कॉज होगी, ये ऑब्जर्वेशन है। सेकेंड इसमें उसने क्या किया, दैट इज आर टाइप। आर टाइप का कॉलोनी यूज किया है, ये बैक्टीरियम यूज किया है जिसकी कॉलोनी रफ है, और इंजेक्टेड इनटू अ माइस में इंजेक्ट किया। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या मिला उसको, इंजेक्ट करने के बाद में माइस इज अलाइव, उसकी डेथ कॉज नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है कि जो आर के कैरेक्टर्स है, आर बैक्टीरिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, वो डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके कैरेक्टरिस्टिक हमने स्टडी किए, क्योंकि वहां पे 2 टाइप की कॉलोनीज फाउंड हुई है, जो एस रिस्पॉन्सिबल है डिसीज कॉज करने के लिए और आर जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है डिसीज कॉज करने के लिए। तो उसने इंजेक्ट किया तो ऑब्वियसली वो डिसीज कॉज नहीं होगा। लेकिन थर्ड इसमें क्या किया उसने, एस टाइप हीट किल्ड, ये जो एस टाइप की कॉलोनी है उसको हीट किया एंड देन इंजेक्टेड इनटू अ एस टाइप की जो कॉलोनी है, जो डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कॉलोनी है, उस रिस्पॉन्सिबल कॉलोनी को उसने हीट किया, और बिकॉज ऑफ दैट हीटिंग प्रोसेस
वो जो अंदर का जो मटेरियल है जो रिस्पॉन्सिबल है क्या करने के लिए, डिसीज कॉज करने के लिए, वो डिस्ट्रॉय हो गया और बिकॉज ऑफ दैट उसकी डेथ नहीं हुई। माइस इज अलाइव। हिट किल बोला है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस टाइप हिट किल। हिट किल मतलब एस टाइप जो बैक्टीरियम है उस बैक्टीरियम को हिट किल किया है, हिट प्रोवाइड की है, और हिट प्रोवाइड करने के वजह से उसमें जो मटेरियल रहता है जो रिस्पॉन्सिबल है डिसीज कॉज करने के लिए वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो जो एस टाइप अब ये डिस्ट्रॉय होने के बाद में माइस में इंजेक्ट करने के बाद में जो माइस है उस माइस की डेथ कॉज नहीं हुई। ओके, क्योंकि वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब फोर्थ एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि हिट किल्ड एस टाइप प्लस आर टाइप, ये दो मटेरियल इंजेक्ट किए। हिट किल एस टाइप, ऑब्वियसली हिट किल है मतलब इसके वजह से डिसीज कॉज नहीं होगा, और आर टाइप है तो वो तो डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये माइस में इंजेक्ट करने के बाद में, माइस में इंजेक्ट करने के बाद में माइस की डेथ नहीं होनी चाहिए, राइट ना, क्योंकि हमने देखा है कि जहां पे एस किल प्रेजेंट है, हिट किल प्रेजेंट है, वहां पे माइस अलाइव है। ओके, और आर टाइप आपको पता है जो डिसीज कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो उसकी भी डेथ वहां पे नहीं होगी। तो हमने दोनों भी मटेरियल यूज किए हैं और उसके बाद में उसको इंजेक्ट किया इनटू अ माइस, लेकिन उसका रिजल्ट क्या है कि माइस की डेथ कॉज होगी। माइस की क्या होगी, डेथ कॉज होगी। अब ये चार चीजें आप देखो कि जहां पे एस टाइप हमने यूज किया है, नॉर्मल एस टाइप, उसको हिट किल नहीं है तो ऑब्वियसली वो डेथ कॉज करेगा क्योंकि वो वायरुलेंट है, पैथोजेनिक है। आर टाइप हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है डिसीज कॉज करने के लिए, सो माइस इज अलाइव। थर्ड इसमें हमने क्या किया, जो डिसीज कॉजिंग कॉलोनी थी एस टाइप की उसको हिट किल किया, तो उसकी वजह से अंदर का जो भी मटेरियल है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डिसीज कॉज, फॉर द डिसीज कॉजिंग द डिसीज, तो वो चीज पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो इसके वजह से वो माइस की डेथ नहीं कॉज होगी। जब फोर्थ एक्सपेरिमेंट हमने लिया कि उसमें हिट किल जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है अभी क्योंकि उसका डिस्ट्रॉय हो चुका है, और आर टाइप जो ऑब्वियसली डिसीज कॉज ही नहीं करता है, वो दो चीजें मिक्स करके जब हमने इंजेक्ट की माइस में तो उसका जो रिजल्ट आया वो थोड़ा चौंका देने वाला था, थोड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट था, और उसमें डेथ कॉज हो गई है माइस की। अब ये जो माइस की डेथ कॉज हो गई है, इट इज बिकॉज ऑफ द, उसका जो सोल्यूशन आया है वो बिकॉज क्यों आया है, क्योंकि आर टाइप इज एब्सॉर्बिंग और गेनिंग समथिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट। क्या बोला है मैंने, ध्यान में रखो कि आर टाइप जो है, जहां पे हमने आर और एस को कंबाइन किया है, आर टाइप जो है, ये आर क्या है, इसमें डीएनए प्रेजेंट है। ओके, मैंने पहले बोला है कि प्रोटीन और डीएनए प्रेजेंट है, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट है ये आर टाइप ने इस एस में से कुछ ऐसा एब्सॉर्ब किया है जिसके वजह से ये जो आर टाइप है इसका कन्वर्शन एस में होगा। फिर से ध्यान में रखो कि आर टाइप डिसीज कॉज करने वाला नहीं था, एस टाइप कॉज करने वाला था, लेकिन उसको हिट किल किया था। ओके, लेकिन आर ने क्या किया, एनवायरमेंट में से या फिर डीएनएस में से कुछ तो भी ऐसा एब्सॉर्ब किया जिसके वजह से ये जो रफ कॉलोनी थी आर की, दैट इज कन्वर्ट्स इनटू अ स्मूदर कॉलोनी ऑफ अ एस, और बिकॉज ऑफ दैट आर कन्वर्ट्स इनटू अ नॉर्मल एस, क्या होगी, माइस की डेथ कॉज होगी। मतलब उन्होंने क्या बोला है वहां पे कि डीएनए ऐसा मटेरियल है जिसके प्रेजेंस की वजह से क्या हुआ कि आर का कन्वर्शन एस में हुआ। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट द डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, लेकिन यहाँ पे भी हमको रुकना नहीं है, इस डिस्क्रिप्शन से उनका बोलना है कि ये क्लियर नहीं हुआ है कि वहां पे प्रोटीन भी प्रेजेंट रहता है, राइट। तो ग्रिफिथ के जो एक्सपेरिमेंट है उसके साथ सबके जो डिसीजन है वो मेल नहीं खाते, तो उन्होंने क्या किया, फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड किया आप लोगों को कि प्रूव करो कि अगेन डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो इस चीज में तो यहाँ पे हमने ग्रिफिथ ने बोला है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हम फिर से स्टडी करेंगे, जो अदर साइंटिस्ट है एवरी मैककर्टी और मैकलियोड एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में फिर हम स्टडी करेंगे कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल अगेन हमको प्रूफ करना है। सो इट इज अबाउट द ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।